नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 9 बज चुके हैं। 90 मिनट का नॉन स्टॉप प्राइम टाइम अब शुरू हो चुका है। आज जो खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं उसको फिक्र के लेंस से मैं आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आज फिक्र का बड़ा फोकस लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर है, जिसमें उनके बयानों के कई कीवर्ड्स विपक्षी खेमे में ट्रेंड कर रहे हैं। कल दिल्ली में चुनाव है, तो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मोदी ने आम आदमी पार्टी पर फिर से शीश महल वाला कटाक्ष किया। तो विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को एक ऐसी किताब पढ़ने की नसीहत दी है जिसे फौरन गूगल पर सर्च किया जाने लगा। वो कौन सी किताब है और पीएम ने जो नसीहत दी उसकी राजनीतिक रेंज कितनी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद महाकुंभ की सबसे परेशान करने वाली खबर, वो भी एक सवाल के साथ। क्या महाकुंभ में तीसरी भगदड़ भी हुई? टीवी 9 पर 3 ऐसे चश्मदीद सामने आए हैं जिन्होंने कई मौतों का दावा किया है। ये भगदड़ कहां पर हुई, कब हुई थी? फिक्र की ये सनसनीखेज फाइल थोड़ी देर में आपके सामने खुलेगी। और टीवी 9 पर भगदड़ के जो चश्मदीद हैं वो आकर सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन सीएम योगी इसे साजिश वाले एंगल से कैसे देख रहे हैं? आज जब संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि डिजिटल कुंभ कराने वाले मौतों की डिजिट नहीं दे पाए, तो योगी सामने आए और नाम लेकर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे। ये सियासी लड़ाई भी जरूर देखेगा। और कल दिल्ली में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले आज चुनाव आयोग और आप में नया विवाद छिड़ गया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि कुछ लोग दबाव बनाने के लिए आयोग को बदनाम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट उस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर होगी जो उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में लोड हो रहा है। आज सीएम ने इस पर कमेटी भी बना दी है जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। लेकिन इससे पहले कैसे यूसीसी के नाम से कुछ लोगों में डर का मीटर तेजी से दौड़ रहा है, वो भी देखेंगे। आज फिक्र में विश्व कैंसर दिवस पर फिक्र का डेटा कैप्सूल भी तैयार है। कैंसर का जिक्र पीएम मोदी ने आज संसद में क्यों किया और क्या कैंसर से बचाव करने वाले उपाय क्या आपके किचन के अंदर ही मौजूद हैं? इन सवालों का जवाब थोड़ी देर में। चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बड़ी खबर दुबई से, जहां 23 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट 1 घंटे में ही सोल्ड आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान में इस पर दर्शक कैसे गुल हो गए, वहां टिकट खरीदने को लेकर क्यों सन्नाटा छाया, ये भी देखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग की डेट शीट आ चुकी है। 13 फरवरी को पीएम मोदी व्हाइट हाउस में दोस्त ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका में कौन सी बिग डील हो सकती है, ये इनसाइड रिपोर्ट देखिएगा। वहीं परवा देश की अगर बात करें तो उसमें आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 95 मिनट की उस पारी का विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की। प्रधानमंत्री ने सरकार की विदेश नीति की आलोचना करने वाले राहुल को कौन सी किताब पढ़ने की सलाह दी, और राष्ट्रपति के भाषण पर सोनिया और राहुल के पुअर लेडी और बोरिंग भाषण वाले कमेंट पर उन्होंने क्या कहा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 10 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान को लेकर सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि सुरक्षा में पुलिस के 35,000 जवान तैनात किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कल पीएम मोदी प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे और पवित्र संगम में सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच स्नान करेंगे। इसके बाद वो बोट के जरिए अरेल घाट आएंगे। पीएम मोदी 12:30 से 1 बजे के बीच प्रयागराज से लौट जाएंगे। आज उत्तराखंड के चारों धामों के पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पुरोहितों ने उन्हें 4 धाम के कपाट के उद्घाटन में आने का न्योता दिया। बीजेपी नेता अनिल बलूनी के मुताबिक पुरोहितों ने 4 धाम में किए गए कामों को लेकर पीएम का आभार जताया। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी के बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना प्रमुख के नाम पर जो बोला गया वो पूरी तरह गलत है। उनकी टिप्पणी सीमा पर गश्त में अस्थायी बाधा से जुड़ी थी। राहुल गांधी ने सेना प्रमुख के भारत चीन सीमा पर बयान को लेकर सवाल उठाए थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बल्कि देश का उपहास उड़ाने और गणतंत्र की प्रतिष्ठा को कम करने का भी प्रयास किया। दिल्ली में मतदान से कुछ घंटे पहले आज अरविंद केजरीवाल फिर चुनाव आयोग पहुंचे। उनके साथ सीएम आतिशी और सांसद राघव चड्ढा भी थे। अरविंद केजरीवाल ने आयोग से शिकायत की है कि दिल्ली में जगह जगह हिंसा हो रही है और पुलिस के जरिए गुंडागर्दी करवाई जा रही है। राजस्थान में चांसलर और वाइस चांसलर को अलग नाम से जाना जाएगा। सरकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर को कुलगुरु और वाइस चांसलर को प्रति कुलगुरु का नाम दिया गया है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में आज कई पॉलिसी को मंजूर किया, जिनमें एक ये फैसला भी रहा। मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने शशि थरूर के खिलाफ समन जारी करने से भी इनकार कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने थरूर पर मानहानि का केस दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि थरूर ने झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम किया। आज फिक्र का फोकस महाकुंभ में तीसरी भगदड़ पर है। आप कहेंगे ये कब हुआ? यकीन मानिए, सुनकर हम भी चौंक गए थे, लेकिन तीसरी भगदड़ के दावे बहुत परेशान करने वाले हैं। ये तीसरी भगदड़ कब हुई, कहां पर हुई, इसमें क्या कोई मौत हुई, कितने घायल हुए? ये नई खबर वाकई यूपी सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। टीवी 9 बड़ी जिम्मेदारी से ये बात साफ करना चाहता है कि प्रयागराज में भगदड़ का सच जानने के लिए हमारे सहयोगी विपिन चौबे जब महाकुंभ का कोना कोना छान रहे थे, तभी उन्हें तीसरी भगदड़ के 3 ऐसे चश्मदीद मिले जिन्होंने अपने दावों और वीडियो सबूतों से हमारे होश उड़ा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी भगदड़ के जैसे ही शासन प्रशासन ने तीसरी भगदड़ का सच भी छुपाया। तो संगम नोज पर हुई पहली भगदड़ के बारे में दुनिया जानती है। इस भगदड़ के बारे में यूपी पुलिस कह चुकी है कि 30 लोगों की मौत हुई थी। झूसी के सेक्टर 21 के पास सुबह 4 से 5 बजे के बीच दूसरी भगदड़ का दावा है। इस दूसरी भगदड़ की रिपोर्ट भी टीवी 9 पर आप एक्सक्लूसिवली देख चुके हैं। और अब तीसरी भगदड़ का दावा झूसी के सेक्टर 21 से महज 500 मीटर की दूरी पर ठीक उस समय किया गया और मौत देने वाली ये तीसरी भगदड़ संगम लोअर मार्ग पर बताई जा रही है। ये दावा करने वाले 3 चश्मदीदों के बारे में भी जान लीजिए। पहले चश्मदीद है सिद्धांत सरकार, जो दिल्ली से संगम स्नान करने के लिए आए थे और उन्होंने बताया कि तीसरी भगदड़ में 7 से 8 लोग मारे गए थे। दूसरे चश्मदीद हैं ओम कुशवाहा, ये सतुआ बाबा अखाड़े में रहते हैं। इनका दावा है कि तीसरी भगदड़ में 7 से 8 लोग मारे गए थे। शवों को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तीसरे चश्मदीद हैं जिला संत कबीर नगर के रहने वाले रमणपाल। ये भी घटना के समय वहां पर मौजूद थे और उनका दावा है कि तीसरी भगदड़ में 7 से 8 लोग मारे गए थे। यानी तीनों ही चश्मदीदों ने मृतकों की संख्या करीब करीब एक जैसी ही बताई। तीसरी भगदड़ में 7 से 8 लोग मारे गए थे। हम आपको एक बात साफ कर दें, यह आस्था का महापर्व है, विश्वास का त्यौहार है। यह हमारा मकसद नहीं है कि अफवाह फैले, पैनिक क्रिएट हो, लेकिन सच्चाई भी छिपनी नहीं चाहिए। सच्चाई को दबाना कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमने तीसरी भगदड़ के हर दावे पर अपनी भी पड़ताल की। आप वीडियो सबूत देखिए। कहा जा रहा है कि ये तीसरी भगदड़ के समय के मोबाइल वीडियो है। सिद्धांत सरकार नाम के चश्मदीद ने हमें यह वीडियो उपलब्ध कराया। इस वीडियो में आपको बिजली के खंभे पर यह हरे रंग का पाइप दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कई लोग मृत पड़े हैं, भीड़ जुटी है। इस जगह पर यह अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई थी। वीडियो में वहीं पर कई लोग दबे दिख रहे हैं। आज जब चश्मदीद सिद्धांत सरकार को लेकर हम वहां पहुंचे तो वीडियो में वही हरा पाइप और टूटी हुई पुलिस चौकी साफ दिखाई दी। तीसरा सबूत भी देखिए, यह कामधेनु अखाड़े का गेट है। भगदड़ वाले वीडियो में यह कामधेनु अखाड़े का गेट भी दिखा था। हमारे सहयोगी विपिन चौबे जब स्पॉट पर पहुंचे तो यह कामधेनु अखाड़े का जो गेट है उनकी आंखों के सामने था। अब तीसरी भगदड़ पर सच की पड़ताल करती ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखें। यही जगह चीख चीख कर ये जगह कह रही है कि हाँ, यहीं पर स्टैंपेड हुआ था, यहीं पर लोग मारे गए थे, यही उस वीडियो में जहां लाशें पड़ी दिखाई दे रही है, यही वो जगह है। सबसे पहले कामधेनु अखाड़ा देखिए। ये कामधेनु अखाड़ा जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं, सामने कामधेनु अखाड़ा है। दूसरी जगह वो पोल जहां जिसके नीचे लाशें पड़ी हैं, दोनों तरफ पाइप, ग्रीन कलर का पाइप, टूटी हुई पुलिस चौकी और इसके अलावा वो व्हाइट टेंट जो वीडियो में नजर आ रहा है। यहाँ पे चार डेड बॉडीज तो कंफर्म थी। एक मैंने सुना था आगे ट्रांसफार्मर के पास भी डेड बॉडी थी। 2-3 लोग थे जो बेहोश थे। जैसे एक बंदा मैं बता रहा था, मिर्गी का दौरा आया था उसको, वो उसको भी हमने बचा लिया था। वो मेरे को लग रहा था मर गया है, बट उसको 20-25 मिनट बाद जैसे जैसे करके उठाया तो वो उठ गया। भगदड़ हुई और सब ये मेन चौराहा सारा बंद था। इस रास्ते से निकाला पूरी जनता को, पूरा मार्ग बंद करता, एक ही रास्ता से निकाला, जिसके लिए कारण ये भीड़ भयंकर हुई। एक तरफ तो भगदड़ में कई लाखों जनता मर गई। यहाँ भी भगदड़ हुई? जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ भगदड़ हुई कि नहीं ये बताइए। भगदड़ हुई जब तो जनता मरी। यहाँ भी मरी थे? मरी थी नहीं जनता। कितने मरे थे, कितने लोग? यहाँ कम से कम 7-8 हो गए। 7-8 लोग मारे गए। हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं झूठ बोल के बहकावे में हमारे को किसी को पैसे दिए क्या तो हम झूठ बोलते हैं।
कुछ लोग मरे पड़े थे तो घुटन से, कुछ ऑक्सीजन बिना, कुछ पानी बिना, और तरह के ऊपर आदमी थे। यहाँ 1000 से 2000 लोग इसी में त्राहमाम कर रहे थे खाली एक रोड पे। इसमें 6 लाश, यहाँ से 5-6 लाशें पड़ी थी। कहाँ पर? यहाँ पर? ये झूठ तो नहीं बोल रहे? ना ना, ये कह रहे हैं यहाँ 4-5 लोग खड़े थे, वहाँ थे, सारी पड़ी थी। इस जगह पर स्टैम्पेड हुई थी? 4-5 लोग लौटे। आपने अपनी आंख से देखा था? आंख से मैं देखा। सुनी सुनाई बात तो नहीं कर रहे? नहीं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सुना आपने तीसरी भगदड़ के बारे में। चश्मदीदों ने हमें क्या क्या बताया। मौनी अमावस्या पर उस रोज तीसरी भगदड़ में क्या कुछ हुआ था, कितने लोग दब गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, ये दावे यकीनन परेशान करने वाले हैं। लेकिन सीएम योगी दूसरी और तीसरी भगदड़ की बात मानने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार सनातन विरोधी हादसा चाहते थे। महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से साजिश रची जा रही थी। शरारती तत्व झूठ फैला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के बयान शर्मनाक हैं। सुनिए योगी कैसे महाकुंभ की भगदड़ को साजिश के चश्मे से देख रहे हैं। विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे से अखिलेश यादव का वक्तव्य इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। योगी के इस आरोप पर अखिलेश यादव ने एक्स पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोषी बताते हैं। अखिलेश यादव ने ऐसे ही कई कटाक्ष आज दिल्ली में संसद में भी योगी सरकार पर किए। असल में महाकुंभ भगदड़ पर 2 दिन से संसद में हंगामा जारी है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा था कि महाकुंभ की भगदड़ में हजारों मौतें हुई। इस दावे पर सभापति जगदीप धनखड़ से उनकी तीखी बहस भी हुई थी। और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी यही मांग दोहराई। योगी सरकार से चुपते हुए सवाल पूछे। अखिलेश के बयानों के बिग पॉइंट्स आपको बताते हैं। अखिलेश ने कहा कि सरकार मृतकों के आंकड़े नहीं दे पाई। डिजिटल कुंभ कराने का दावा करने वाले मौतों की डिजिट नहीं दे पा रहे। बच्चों के आंकड़े तक नदारत है। खोया पाया केंद्र पर लोग अपनों को आज भी खोज रहे हैं। मारे गए लोगों की लाशों को योगी सरकार ने कहां उठाकर फेंका कोई नहीं जानता। कई लोग पुण्य कमाने आए थे, साथ में लाशें लेकर गए हैं। सच छिपाना मिटाना भी अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? सच को छिपाने वालों को दंड मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि हादसे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने इन गंभीर आरोपों पर मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उन्हें जवाब दिया। कार्रवाई हो जिन्होंने महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। वो जो बोलेंगे उनका काम है वो कहना, उल्टा गलत बोलना। आई मीन हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्ट और मुझे ज़्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है अभी। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं
अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। अखिलेश यादव के अलावा आज लोकसभा में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी महाकुंभ में हुई मौतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि महाकुंभ की भगदड़ में 300 से 600 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर भी कटाक्ष किया। एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे? आप ये कहते हैं आधार ही के रूप में 300 और 600 लोग मर गए। हुजूर, मैं क्या कह, तो आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है। मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। भैया, आपने पप्पू यादव को सुना, अब आपको महाकुंभ में हुई मौतों पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान सुनाते हैं। उन्होंने भी योगी सरकार पर मौतों का सच छुपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं, मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारा जवाब हां है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। वैसे महाकुंभ में भगदड़ के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी सरकार के खिलाफ इनके बयान, वो सवाल जो उन्होंने भगदड़ के बाद योगी सरकार पर उठाए। इन सवालों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और सभी सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो यूपी सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं, वो सिर्फ सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के खिलाफ बोलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आश्रम खाली कराए जाने का लेटर जारी किया जा रहा है। आप खुद सुनिए उन्होंने तमाम सवालों पर क्या जवाब दिया। हमने कहा कि ये सुनने में आ रहा है कि आपको धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है धमकी, किस माध्यम से दी जा रही है और क्या ये बात सच है? ऐसा है कि हम कोई सवाल किसी पे नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो यहाँ हैं और यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है उसके भुक्तभोगी हैं। जब हमारी आंखों के सामने कोई दबेगा, कुचलेगा, मरेगा, उसकी लाश देखने का, उसके परिजनों से मिलने का, उसकी कहानी सुनने का हमको मौका मिलेगा तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होंगे। कई पोस्ट ऐसी आई है जिनमें कहा जा रहा है कि इनको जान से मार दिया जाए। कोई 1 करोड़ रुपए की हमारा सिर काट लेने के लिए इनाम रख रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ये सब हो रहा है। आपने इसकी सूचना सरकार, प्रशासन, पुलिस किसी से की है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पर धमकी ओपनली दी जा रही है, आप जैसा कह रहे हैं, तो अगर ऐसा किया गया तो क्या आपने अपनी तरफ से सूचना दी है, जानकारी दी है? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं किए हैं। हमारे जो मठ के कार्य अधिकारी लोग हैं वो लोग जो उचित होगा वो करेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से हम ना तो किसी से डरे हैं और ना डर रहे हैं और ना कोई किसी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं? भाई सरकार के खिलाफ एजेंडा क्या चलाएं हम, बताओ आप। सरकार को गिराने के लिए हमने कौन सा प्रयास किया, आप बताइए। हमने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं 3, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा,
ये लोग मुख्य लोग हैं, इनको हमने कहा कि आप लोग आदमी बदल दीजिए, क्योंकि बहुत ब्लंडर यहाँ पर हो चुका है। जब बहुत जनता में भावना बिगड़ने वाली है, क्योंकि सब धीरे धीरे परत खुल जाएगी। आप आदमी बदल दीजिए ताकि आपको उसमें सम्मिलित न माना जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। विरोधी होते तो हम ये वो देते सलाह। हम तो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते। हमने कहा कि इस व्यक्ति को बदल दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने छुपाने का काम किया, जो कि अक्षम्य अपराध है। संत समाज आपके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर संत कहते हैं दुनिया खिलाफ हो जाए दुनिया खिलाफ। ऐसे संतों का हमको क्या जरूरत है कि हम उनका साथ करें और वो हमारा साथ करें। हम तो खुद नहीं खड़े होना चाहेंगे ऐसे किसी संत के साथ। जो लोग मर रहे हों और उस समय जो है वो राज सत्ता का गुणगान करने के लिए खड़े हो जाएं और लोगों की मौत को कहें कि इतने ही तो मरे हैं, जैसे 30 लोग कुछ होते ही नहीं हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आपके विषय में उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो आपको संत, महात्मा या शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर रहे हैं। नकली शंकराचार्य आपको कहते हैं। पर जो भगदड़ मची है उसके बारे में अगर हमारे कुछ अनुभव हैं और उनको अगर हम साझा कर रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें बाधा कहाँ है ये बताएं। वो इसके लिए शंकराचार्य होना जरूरी है, इसके लिए संत होना जरूरी है, सन्यासी होना जरूरी है, इसके लिए VIP होना जरूरी है। ये तो आम बात है। हम यहाँ पर हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में होंगे और इसको लेकर एक बहुत ग्रैंड कवरेज TV9 आपको लगातार नॉनस्टॉप दिखाता रहेगा। अब आपको महाकुंभ की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे लेकर बीजिंग की कूटनीतिक बेचैनी थोड़ी सी बढ़ गई होगी। भूटान नरेश भारत यात्रा पर हैं। वो महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे थे। यहां उन्होंने गंगा आरती भी की, लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किए। भूटान नरेश का महाकुंभ स्नान चीन को परेशान कर सकता है, क्योंकि चीन भूटान को अपने दबाव में लाना चाहता है। उससे राजनयिक संबंध गहरे करके भारत पर प्रेशर बढ़ाना चाहता है। लेकिन भूटान का भारत से आध्यात्मिक लगाव एक तरह से चीन के प्लान को चित करने वाले दांव जैसा है। हालांकि पिछले वर्ष भूटान भी कई बार चीन के करीब ज्यादा दिखा था। उसे चीन में अपने हित नजर आ रहे थे। ऐसे में तस्वीर दिलचस्प हो जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि अनजाने में की गई भूल को मिटाना है तो कुंभ स्नान करना चाहिए, ताकि वो सारी भूलें पवित्र धारा में बह जाएं। भारत, चीन और भूटान मामलों के जानकार भूटान नरेश की इस डुबकी को कूटनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर PM मोदी ने संसद में अपना बयान दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने चुन चुन कर सरकार पर हुए हमलों का जवाब दिया, वो भी बिना नाम लिए। उनके भाषण के कुछ कीवर्ड्स आपको बताते हैं। संविधान, शीश महल, बाथटब, फोटो सेशन, तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण, विदेश नीति, अर्बन नक्सल। बेशक उन्होंने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही उनका फोकस राजनीतिक विरोधियों पर रहा। शीश महल और बाथटब का जिक्र छेड़कर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बिना नाम लिए टारगेट किया। कल दिल्ली में वोटिंग भी होनी है। OBC और जाति वाले प्रहार का जवाब देते हुए SC/ST कोटे से के सांसदों के बहाने पूरे गांधी परिवार पर हमला बोला और विदेश नीति से जुड़ी एक किताब का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत दिया। सबसे पहले विदेश नीति वाली नसीहत पर आते हैं। PM ने जिस किताब का नाम लिया उसकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ब्रूस रिडल की लिखी किताब JFK's Forgotten Crisis का नाम लोकसभा में लिया। इसके कवर पर अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी के साथ पंडित नेहरू का मुस्कुराता चेहरा लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश चुनौतियों का सामना कर रहा था तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, वो उस किताब में दर्ज है। इस किताब में लेखक ने 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र भी किया है। उस वक्त बढ़ते तनाव के दौर के बाद 1962 में चीनी सैन्य हमले ने नेहरू की विदेश नीति की रणनीति को तहस नहस कर दिया था। तब जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को चिट्ठी लिखकर सैन्य मदद भी मांगी थी। कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में चीन और अमेरिका का जिक्र कर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। आज PM ने उसी का जवाब दिया। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा
एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। आज संसद में पीएम मोदी फुल फॉर्म में थे। उन्होंने राहुल गांधी के ओबीसी और दलितों को उचित अवसर नहीं दिए जाने पर जवाब दिया। एक सवाल को उछालते हुए उन्होंने पूरे गांधी परिवार को इस मुद्दे पर घेर लिया, साथ ही संविधान का मतलब भी समझाया। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, और उस रास्ते पर हम चले हैं। ओबीसी, दलित और आदिवासियों के मुद्दे पर राहुल गांधी का फोकस रहा है। अक्सर वो हर मंच से इनका जिक्र करते रहते हैं। ऐसे में आज जब पीएम ने गांधी परिवार को टारगेट किया तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर की। कांग्रेस ने पीएम पर आरोप लगाया कि आदिवासियों, दलितों के लिए पीएम के फर्जी प्रेम को उनके आंकड़े झुठला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े, गरीब, दलितों और आदिवासियों के बच्चों के विकास और उनके स्कॉलरशिप तक में कटौती की गई है। खैर, दिल्ली में 10 घंटे बाद वोटिंग होने वाली है। इस बार के प्रचार में बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में शीश महल भी है, जिसे पार्टी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से जोड़कर जनता के बीच पेश कर रही है। आज पीएम ने संसद से भी इस बहाने अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया। लेकिन पहले अखबारों के हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। अब खबर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उत्तराखंड से चलकर यूसीसी एक्सप्रेस
एक हफ्ते के अंदर गुजरात पहुंच गई है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां 27 जनवरी को यह कानून लागू हो चुका है और अब गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी है। आप कह सकते हैं कि जल्दी गुजरात इस कानून को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद को लेकर गुजरात सरकार ने खुद जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज हमने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने बताया कि इसे लेकर एक कमेटी बनाई गई है। गुजरात सीएम के मुताबिक यूसीसी पर 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई कमेटी के अध्यक्ष होंगी। ये कमेटी 45 दिन में गुजरात सरकार को रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट मिलने के बाद बीजेपी सरकार यूसीसी पर फैसला करेगी। વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે દેશના તમામ નાગરિકોને સમાન હક મળે તે માટે કોમન સિવિલ કોડનો દેશવ્યાપી અમલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। ગુજરાતમાં કોમન સિવિલ કોડની આવશ્યકતા ચકાસવા અને કાયદા માટેનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ શ્રીમતી રંजना દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં एक कमिटीની રચના કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે। अब सवाल है कि गुजरात में अगर समान नागरिक संहिता लागू हुई तो क्या क्या बदल जाएगा। वैसे तो इसकी विस्तृत जानकारी रिपोर्ट आने पर मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शादी और तलाक पर मजहबी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। मुस्लिम धर्म में हलाला और इद्दत की प्रथा खत्म हो जाएगी। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल तय कर दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। लिव इन में जन्मे बच्चों को भी अधिकार मिल सकेगा। सभी धर्मों में बच्चे को गोद लेने का अधिकार होगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे गोद नहीं लिए जा सकेंगे। संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। ये प्रावधान उत्तराखंड ने भी किए हैं और हो सकता है कि उससे मिलता जुलता गुजरात का भी कानून हो। लेकिन जैसे ही गुजरात में यूसीसी का बिगुल बजा, धुआंधार राजनीति होने लगी। इसमें सभी समाजों का ध्यान रखा जाएगा। सभी समाजों को एक समान हक मिले, ये दिशा में जरूर से आगे बढ़ा जाएगा। पहले तो हमको अपने धर्म में समानता लाना है, उसके बाद में फिर दूसरों को भी वही कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की बात है। जहाँ भाजपा की सरकार वो करेंगी, उनका तो काम ही यही है। जो फरमान है उसी को मानना पड़ेगा उन्हें। रस्म और रिवाज उनको लेके है तो ठीक है, उसमें सिख भी विरोध कर रहे हैं। उनके आनंद कारज जो शादी है उसको लेके प्रभाव पड़ता है। आदिवासी समाज में जो भी संस्कृति चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये आदिवासी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आज भी आदिवासी समाज अपनी तरह से रीति रिवाज से जी रहा है, उसका क्या होगा? देखो, ये समानता का कायदा है, समानता का कानून है, तो विषमताएं ना हो या विषमताएं कम से कम हो, ये देखा जाएगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो है रिपोर्ट, वो भी ध्यान में लिया जाएगा और दूसरे स्टेट्स ने जो भी एक्ट बनाया है वो भी ध्यान में लिया जाएगा। क्या केंद्र सरकार ने कोई जवाब दिया है इस पर? देखिए, केंद्र सरकार का अभी जवाब कोई आया नहीं है और कानून बनाना स्वाभाविक सी बात है, सरकार का ही काम है। ये जो आर्टिकल 44 है, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसको केंद्र भी लागू कर सकता है, राज्य भी लागू कर सकता है। तो अगर एक एक करके राज्य भी लागू कर दें, हमारा तो हमें कहने, हमें आम खाने से मतलब, हमें गुठली से क्या लेना देना। अगला सवाल है कि सबके लिए समान कानून से मौलाना क्यों चिढ़ते हैं। दरअसल सिविल मामलों में मुस्लिम समुदाय पर्सनल लॉ का पालन करता है, इसलिए मुस्लिम समुदाय पर कई कानून लागू नहीं होते जैसे हिंदुओं पर होते हैं। जैसे मुस्लिमों में बहुविवाह की इजाज़त है जबकि हिंदुओं में नहीं है। 3 तलाक को लेकर उनके अपने कानून हैं। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा चल रही है। शादी की उम्र 15 साल हो सकती है, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने पर मजहबी डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए वो भड़के हुए हैं। यूसीसी की लागू करने की जो मानसिकता है वो खालिसतन मुस्लिम विरोधी मानसिकता है। न देश हित में उससे कोई काम हो रहा है, न समाज के हित में कोई काम हो रहा है।
बल्कि अनारकी फैलाने और अराजकता फैलाना और उसके नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने की मानसिकता है। और सरकार ऐसे बहाने तलाश कर रही है जिससे मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जा सके। अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने अपने पर्सनल लॉज पर अमल करने की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम और हक और राइट दिया है। लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि वो राइट तमाम कम्युनिटीज़ का बरकरार रहे और यूसीसी के लागू होने से कहीं ना कहीं वो फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम हैम्पर होती है। इस वजह से हम लोगों की डिमांड यही है कि यूसीसी कहीं पर भी ना लागू किया जाए।